फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, जो अभी आपकी जनवरी में है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इस बार भी ईवीएस के अंदर कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उन सभी पॉइंट के ऊपर एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूँ। और जो मतलब आप लोग कह सकते हो मुश्किल में 2 क्वेश्चन कह सकते हो नहीं, अदरवाइज वही आपका सेम कंटेंट जो आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है, 3rd, 4th और 5th क्लास की जो ईवीएस एनसीईआरटी होती है वहाँ से आपको देखने को मिला है। पेडागोजी सेम एज इट इज आपको देखने को मिली है। यानी अगर मैं ईवीएस के अंदर कहूँ तो मुझे इस बार कोई ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं मिला। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आपकी जो 5th क्लास की एनसीईआरटी उससे आगे तक के पूछे गए, एक आपकी क्लास 8 की पूछी हुई है और एक बार एनसीईआरटी आपको पूछी हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही से रिपीट, ठीक है। चलिए, और खासकर पेडागोजी के क्वेश्चन तो ये कई सारे रिपीट होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके पेपर एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ आप लोग भी आंसर इसका देख लेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एप्लीकेशन पर क्लास आपकी 20 से शुरू होने वाली है, लेकिन 20 को यार मैं बिहार जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरी बिहार वाली वीडियो देखी होगी, पेपर लीक का जो मैटर चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब सीटेट का एग्जाम पास कर लोगे, आगे पेपर के लिए मेन एग्जाम जिनसे आपको जॉब मिलेगी, अगर वही इस प्रकार से लीक होते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर किस प्रकार से बात करेंगे। मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, सबूत देने के लिए बिहार के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी क्लास बिहार से आने के बाद एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगी। अदरवाइज जितने भी टीचर है उन सभी की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी 20 अगस्त से, यानी कि कल से ही आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरा सिलेबस जो है उसके लिए तो टेंशन मत लेना, जो पेड वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ वो तो मेरे ऊपर आंख बंद करके आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। और ये आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट है, कुछ बच्चे पेपर 2 भी देना चाहते हो। अगर मैं जैसे ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस का पेपर आपका एनसीईआरटी में से पूछा जाता है। तो ये वाली एनसीईआरटी आपको मेरे वाले सीटेट के नोट्स के अंदर देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा एनसीईआरटी आपने किसी नोट्स के अंदर अभी तक नहीं देखने को मिलेगी जितनी एनसीईआरटी मैंने अपने वाले सीटेट के नोट्स के अंदर आपको दे रखी है। ठीक है, और बार बार मैं उसको अपडेट भी करता रहता हूँ, मान लीजिए कोई नई चीज़ आ जाए। लेकिन इस बार 2-3 क्वेश्चन बस नए आए थे, लेकिन थे वो एनसीईआरटी से, लेकिन 5th क्लास के बाद के थे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये भी मैं आपको सीटेट के नोट्स में देता हूँ। और इनफैक्ट जो मेरी किताब आ रही है, ठीक है, मेरी जो किताब आ रही है अभी आपकी सीडीपी की आ रही है। सीडीपी के आने के बाद, ठीक है, मैं आपको डेट बता दूंगा जल्दी आने वाली है, उसके बाद सभी आपके सब्जेक्ट की किताब आ जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यू भी दे दूंगा। कोई बच्चा मान लीजिए अलग से लेना चाहता है, वरना जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर बैच लिया हुआ है तो इस किताब की जो पीडीएफ रहेगी वो भी इसी बैच के थ्रू आपको मिल जाएगी। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, बाइलिंगुअल बैच आपका रहेगा एक मिनिमम फीस के अंदर, जिसके अंदर आपका डिस्काउंट है, ध्यान रख लेना अपना 25 तारीख से, और 1 साल तक की वैलिडिटी है। बाई चांस आप किसी कारणवश एक बार सीटेट का पेपर ना देना चाहे या दे नहीं पाए तो अगले साल भी ये बैच आपके सामने एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी सीडीपी की किताब और बाकी के जो सब्जेक्ट है उसकी किताब आपको देखने को मिलने वाली है। और शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने ये ईवीएस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, आंसर एक एक करके आप लोगों को यहाँ पर लगाने हैं, और सौरभ भाई साहब अब आपको पोल देना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं अब आपके सभी क्वेश्चन के बारे में एक एक करके। ठीक है, ठीक है, सर हम बीपीएससी का बैच गलती से परचेज कर लिए थे और आपने क्या कहा था 5 में करने के लिए, हम भी कर दिए। पेपर 1 पेपर 2 अभी तक बैच चेंज नहीं हुआ, प्लीज चेंज कर दीजिए। नाम निकले T2 याद है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वो इतने आप लोगों के मैसेज आते हैं तो तुम 2-3 दिन वेट कर लिया करो, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आएगा। जो आप लोग ये गलत कोर्स ले लेते हो ना, सीटेट वाला बीपीएससी ले लेता है, बीपीएससी वाला अपने सब्जेक्ट ही नहीं पता कौन सा लेना है, इसके लिए 4 लड़के मैंने अलग से बैठा रखे हैं कि इनके कोर्स चेंज कराते हैं। ठीक है, तो जल्दी आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चन नजर डाल लेते हैं और आंसर आप लोगों को साथ के साथ देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जोड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इनमें से एक स्टेटमेंट आपको सही बताना है, किसके बारे में, जोड़ से संबंधित आपकी एनसीईआरटी की किताब में जोड़ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ कह लीजिए, एक कह लीजिए आप लोग झील कह लीजिए, ठीक है, तालाब कह लीजिए। तो जोड़ हो गया, झील हो गई, तालाब हो गए, ये तीनों के तीनों कहाँ देखने को मिलते हैं? ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और एनसीईआरटी की किताब के अंदर और आपके पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पानी को सेव करने की, यानी उसको कंजर्व करने की बहुत परंपरागत प्रणाली है कि पानी को इसके अंदर कैसे सेव किया जाता है, किया जाता था। ठीक है, चाहे जोड़ हो गए, चाहे आपके झील हो गए, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे सेव किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है।
तो यह समुदाय आधारित, ठीक है, यानी समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, यानी कि जो वर्षा का पानी होता है वो इनके अंदर यहाँ पर संचय होता है। तो ये प्रणाली आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। पहला आंसर भी आप लोगों ने सही लगा, ठीक है। जो आपके झोड़ हो, जिसको आप लोग तालाब भी कह देते हो, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी नदी हो, और हाँ एक चीज और लिख लो, बावड़ी, ठीक है, बावली नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ बावड़ी, ठीक है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बावड़िया होती है। ये आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वरना नोट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, वरना मैं जब क्लास ही स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पर मिल जाएगी। जो मन करे आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, देखिए ईवीएस के अंदर आप सभी को पता है जो 30 नंबर की ईवीएस आती है, 30 नंबर की ईवीएस में 15 नंबर तो कंटेंट के आ जाते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी के आ जाते हैं, ठीक है। कंटेंट ही आपका पूछा जाता है एनसीईआरटी की किताब से पूछा जाता है, और 15 नंबर का पेडागोजी का, ये भी कुछ सेक्शन आपके एनसीईआरटी की किताबों में आते हैं, और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपके सचिन सर के द्वारा आते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, जो भोजन है, ठीक है, भोजन क्या है, एक थीम है। अब देखिए ईवीएस को 6 थीम के अंदर विभाजित किया गया है। अगर आप लोगों ने ईवीएस का सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर कोई चैप्टर के नाम नहीं लिख रहे, तो या फिर आप लोगों ने सीटेट का सिलेबस देखा होगा, उसमें सिर्फ आपका लिखा हुआ है कि जो आपका ईवीएस का सिलेबस होता है वो 6 थीम पर आधारित है। उसकी अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, या मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा होगा डिटेल में, ठीक है, जब क्लास चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा ये 6 थीम कैसे कैसे अस्तित्व के अंदर आई थी, ठीक है। तो 6 थीम पर आधारित होता है ये जो आपका ईवीएस का सिलेबस होता है। मैं इसकी जब क्लास शुरू होगी तब भी बता दूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर आपका कहाँ से है। तो ईवीएस की जो 6 थीम होती है उस पर आधारित एक पेडागोजी का क्वेश्चन 100% आता है। इस बार इन्होंने 3 क्वेश्चन ईवीएस की थीम पर आधारित पूछ लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए। अब ईवीएस की एक थीम दे दी, कौन सी दे दी, भोजन यानी कि फूड दे दी। ईवीएस की 6 थीम में से एक थीम दे दी फूड। अब देखिए इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछा कि भोजन जो है ये थीम है, इसको पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, इंक्वायरी को कौन सा बढ़ावा देती है वो आपको बताना है। देखिए देखते हैं पहला ऑप्शन कि छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र कलेक्ट करने के लिए कहना, अलग अलग खाने की जो चीजें होती है उनको कलेक्ट कर लेना। दूसरा सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। अच्छा शिकंजी बिना आग के पक जाती है, बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा छात्रों से उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या क्या खाने की चीज़ पसंद है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या है पसंद। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, खासकर प्राइमरी क्लास के बच्चे होता है, छोटा बच्चे को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ाओगे नहीं समझ में आएगा, उसको जितना भी पढ़ाओगे एक्टिविटी के माध्यम से आप पढ़ाइए, उसके बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसको यहाँ पर पढ़ाइए। अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस बच्चे के आपके आसपास के परिवेश से होने चाहिए, उसके या उसकी फैमिली से जुड़े हुए होने चाहिए। अब आप क्या काम करो, अपने बच्चों से पूछो कि बेटा आपके घर के अंदर मम्मी को क्या पसंद है खाने में, पापा को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, दादा दादी को क्या खाने में पसंद है, तो बच्चा बता देगा। अगर आप बच्चे से पूछोगे कि बताओ चीफ मिनिस्टर को क्या पसंद है, प्राइम मिनिस्टर को क्या पसंद है, उसे क्या मतलब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। तो अगर परिवार के सदस्य से खाने की आदत का पता बच्चे से लगाने के लिए कहेंगे तो यहाँ पर जो इंक्वायरी यानी पूछताछ को जो बढ़ावा देता है इस थीम पर आधारित, भोजन की थीम पर आधारित, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक यही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। क्या मतलब, छोटे बच्चों को जितना भी हो सके, जिसके बारे में आप लोगों को कई बार मैंने एनसीएफ के अंदर भी बताया हुआ है, नए बच्चे क्लास से जुड़े तो उनको फिर बता देंगे, टेंशन मत लेना। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है बच्चे के परिवेश से या बच्चे के परिवार से, बच्चे से जुड़ी कोई भी चीज़ उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप लोग पढ़ाइए, समझाइए, वही आपका बेस्ट माना जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका हैप्पी बर्थडे पुत्र। क्या हैप्पी ना कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। चुप है। ये भी क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। एक ईवीएस की जो टीचर है वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। जैसे मैंने आपसे कहा, यार मैंने तो देखा ही नहीं आपका कि आपको खाने के अंदर क्या क्या पसंद है, ठीक है। आपको खाने के अंदर पसंद है चप्पल पसंद है, थप्पड़ पसंद है, मुक्के पसंद है, ठीक है, और क्या क्या खाने के अंदर पसंद है, और बताओ भाई क्या क्या खाने के अंदर पसंद है। गोलगप्पा, पूड़ी सब्जी, कूपन कोड पसंद है, जो कूपन कोड दे दे, अभी दे रहे हैं आपके मुंह के अंदर कूपन कोड डाल देंगे, उसको खा जाना। अरे गधों में कूपन कोड देता ही ना हो, कहाँ से कूपन कोड का लिंक डाल लो, अपने आप ही डिस्काउंट मिल जाओगे। तो यही जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा खाने के बारे में, ठीक उसी प्रकार से जो ईवीएस के एक टीचर है वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं।
ठीक है। अब तो सर्दी आ गई, अब तो गर्मी आ रही है, आप लोग देख सकते हो, मैंने भी कमीज पहनी हुई है, आप लोगों ने भी सर्दी का कुछ स्वेटर वगैरह नहीं पहना होगा। तो हम जो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे कि वो सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये किस प्रकार का प्रश्न है? अभिसारी प्रश्न है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें प्रश्न का जो टाइप होता है, इसका जो समाधान होता है वो सिर्फ आपका एक होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सर्दियों में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हो या कौन से कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आप लोग बता दो कि गर्म, तो सिर्फ एक आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछ ले कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हो, तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और जब मल्टीपल आंसर यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपका कन्वर्जेंट नहीं, फिर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन देखने को मिलेगा। तो अभिसारी तो गलत हो जाएगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि आपका एनालिटिकल क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो आपस में विश्लेषण करेंगे कि अरे यार, तू भी सर्दी वाले कपड़े पहनता है, ठीक है, इस प्रकार के ऊनी कपड़े पहनता है। वो कहेगा हाँ मैं भी पहनता हूँ, देख मैंने स्वेटर पहना है, मैंने जर्सी पहनी है, इसके अंदर हमें सर्दी भी नहीं लगती है, ऊनी कपड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ क्या काम करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें उससे पूछने चाहिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लग गया क्वेश्चन मार्क, और जिस स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, समझ जाना, वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को यहाँ पर बढ़ाएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रश्न आपका नहीं होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आपका नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन तो सीधा यही होता कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको खाने के अंदर क्या पसंद है, तो आपने बता दिया मुझे लात मुझे खाने के अंदर पसंद है। ठीक है, तो आपके कन्वर्जेंट क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, जबकि हमें डाइवर्जेंट के ऊपर अपना पूरा फोकस करना है। सो आंसर यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, मेरे भाई अलग से पुलिस की वीडियो बना रखी है, वीडियो के अंदर भी बता दिया जाता है, फिर भी आप लोगों को नहीं पता। सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वो आपको मिलेगा। अगला है आपके सामने एनसीईआरटी की ईवीएस की जो आपकी किताबें होती है, उसके एक चैप्टर में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? अब देखिए, एनसीईआरटी की किताब के अंदर बहुत सारी आपकी फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी कन्नम मल्लेश्वरी हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, पिछेंद्री पाल हो गई। उसके अलावा उन्हीं में से एक है वहीदा प्रिज्म की। ठीक है, ये आपके जो थन्नावड़ी गाँव है, इनका थन्नावड़ी गाँव की रहने वाली है, मतलब ये आपके JNK की तरफ आपका पड़ता थन्नावड़ी गाँव, वहाँ की रहने वाली है। परेड को संभालने वाली पहली फीमेल थी आपकी। ठीक है, अब इनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा। मैं अभी सिर्फ आपको पेपर एनालिसिस के अंदर यही बता रहा हूँ कि देखो, क्वेश्चन या सिलेबस का जो पैटर्न है सेम आपके उसी प्रकार से पूछा गया, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी में से एक पूछ लिया आपके सामने वहीदा प्रिज्म। तो यहाँ पर पूछा है कि उनके अनुभव का कारण है, तो चैप्टर में इनको शामिल करने का क्या मकसद है, या इनके अलावा भी जो जो फेमस पर्सनैलिटी दी हुई है उनको एनसीईआरटी की किताबों में क्यों इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे मेन फैक्टर तो ये होता है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं कि नहीं, लड़कियां वाला काम नहीं कर सकती, लड़कियां पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां अंतरिक्ष में नहीं जा सकती। ठीक है, लड़कियां तैर नहीं सकती यहाँ पर, लड़कियां पढ़ नहीं सकती यहाँ पर। ठीक है, लड़कियां दिमाग का यूज नहीं कर सकती यहाँ पर, लड़कियां पागलपने के शिकार नहीं कर सकती यहाँ पर, और भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी प्रकार से जो जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर एक जेंडर के मुकाबले दूसरे जेंडर को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जहाँ पर फीमेल को कम आंका जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती, इसको तो यहाँ पर मेल करते हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। इसी जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करने के लिए एनसीईआरटी की किताबों के अंदर इस प्रकार की फेमस जो व्यक्तित्व होते हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है, ताकि स्कूल में आने वाली बच्चियां इनसे मोटिवेट हो सके, इनसे प्रेरित हो सके कि अगर ये महिलाएं होकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप में से कुछ महिलाएं ऐसी होगी जो अपना टैलेंट दिखाती है, जैसे वो आई थी, वो चंकी पांडे की जो लड़की आई थी कि मैं अपनी जो टंग है, जीभ है, वो अपनी नाक से लगा देती हूँ। ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना, जो ऐसे महान व्यक्तित्व वाली मतलब महिलाओं ने काम किया वो आपको देना है। तो पहला आपका ठीक है कि इनका जो अनुभव है वो जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर चैलेंज जाने की चुनौती देता है। ठीक है, दूसरा उसकी कहानी सशस्त्र बलों में से एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। बिल्कुल देते ही, ये भी ठीक है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, भाड़ में जाए 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना कि कैसे कैसे वहीदा प्रिज्म होगी, चाहे बाकी के फेमस आपके व्यक्तित्व हो गए, कैसे उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, कैसे बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करा, ये सब एनसीईआरटी में होता है। तो ABD के साथ आप लोग चले जाना। ABD यार, ABD ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ, ये रहा ABD, यानी कि BDE के साथ आप जा सकते हो। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ के साथ जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई।